अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बुक नंबर 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का 7.4 आर्टिकल नंबर पढ़ेंगे और इसका नाम है इंथाल्पी ऑफ द रिएक्शन, मतलब इंथाल्पी की टाइप्स। ठीक है ना, किस किस तरह की इंथाल्पी हो सकती है। तो इससे पीछे हमने इंथाल्पी को डिस्कस किया था कि इंथाल्पी बेसिकली होती क्या है। इंथाल्पी है टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी है, टोटल जो हीट है सॉरी, वो इंथाल्पी है। और इंथाल्पी दो चीज़ों का मजमुआ थी, इंटरनल एनर्जी और वर्क का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि इंथाल्पी दो चीज़ों का मजमुआ है, इंटरनल एनर्जी और वर्क का। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रखना है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसके नतीजे में हीट रिलीज होती है, मतलब इंथाल्पी रिलीज होती है। उसकी रीज़न ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में हीट रिलीज़ होने की वजह यह है कि उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनकी इंथाल्पी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो इस वजह से वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, सिस्टम जो है अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है, और जब एनर्जी रिलीज़ करता है तो इंथाल्पी का साइन नेगेटिव होता है। और जब हम बात करते हैं ना एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो उस वक्त हम कहते हैं कि इंथाल्पी का जो साइन है वो पॉजिटिव है, मतलब हीट अब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। उसकी रीज़न ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो इस वजह से फिर प्रोडक्ट के इक्वल होने के लिए रिएक्टेंट्स को एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसको समझने के लिए ये नीचे जो है ना एक ग्राफ सा नज़र आ रहा है आपको, कि अगर देखा जाए ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखें कि रिएक्टेंट की जो है ना वो जो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है, ठीक है ना, वो ज़्यादा है। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है। तो इसलिए रिएक्टेंट जो है अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ये बात याद रखनी है। जबकि हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की, तो एंडोथर्मिक में होता ये है कि एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो फिर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की इक्वलाइज करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। ये बात आपने याद रख लेनी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, इसलिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। इंथाल्पी की मुख्तलिफ आगे टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हमने डिस्कस करना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ ए रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड इंथाल्पी है वो क्या है। तो स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जब भी हमने स्टैंडर्ड इंथाल्पी को स्टडी करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उसकी कंडीशंस क्या हैं? उसकी कंडीशंस ये हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है? टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और प्रेशर होना चाहिए 1 atm। और जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उन सब की फ़िज़िकल स्टेट एक होनी चाहिए और उनका यूनिट किलोजोल पर मोल होना चाहिए। ये तीन कंडीशन जब भी हम स्टैंडर्ड इंथाल्पी की बात करेंगे तो ये तीन कंडीशंस अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये जहाँ पे एरो घूम रहा है ये है। जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं उनकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट एक होनी चाहिए और उनका यूनिट किलोजोल पर मोल होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन होगी क्या? स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन ये होगी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जब सर्टन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है आपस में रिएक्ट करके जो है प्रोडक्ट बनाएंगे, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। दोबारा से समझ लें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जब रिएक्टेंट्स के मालिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करें और उसके नतीजे में प्रोडक्ट बने, कम्प्लीटली तौर पे रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाएं, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी या अब्जॉर्ब होगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल ये है, ये देखें कि हाइड्रोजन के 2 मोल, ठीक है जी, ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। 2 मोल जो है वाटर बन रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो इंथाल्पी रिलीज़ हो रही है
-285.8 किलो जूल पर मोल। तो ये स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन है। इसकी आगे टाइप्स हैं, देखें टाइप्स कौन कौन सी हैं जी। सबसे पहले है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन क्या है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें और उसके नतीजे में 1 मोल प्रोडक्ट बने, ठीक है ना, बात समझनी है आपने। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके 1 मोल जो है कंपाउंड बनाए, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी या अब्जॉर्ब होगी उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन, ठीक है। इसके नतीजे में ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है रिएक्शन और एंडोथर्मिक भी, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ भी हो सकती है और एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके कम्प्लीटली तौर पे 1 मोल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी या अब्जॉर्ब होगी उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फार्मेशन। तो उसकी एग्जांपल ये है कि कार्बन जो है, जब कार्बन बर्न करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी -393.7 किलो जूल पर मोल। मैग्नीशियम जब बर्न करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, उस वक्त एनर्जी ये होगी। तो ये सारी इक्वेशंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक एग्जांपल आप कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी टाइप है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है जी। ये हमेशा जो है पॉजिटिव फॉर्म में होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो होगी, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि एटम्स में, मॉलिक्यूल्स को जब एटम्स में चेंज किया जाता है ना, उस वक्त एनर्जी सप्लाई की जाती है क्योंकि बांड तोड़ने होते हैं। तो इसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जब किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स को एटम्स में चेंज करते हैं, उस वक्त जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी उसको हम बोलेंगे इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है ना। गैसियस मॉलिक्यूल्स के 1 मोल को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एटम्स में चेंज करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई होगी, जो अब्जॉर्ब होगी, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और उसका जो बेहतरीन एग्जांपल है वो ये है कि हाइड्रोजन को जब एटम्स के फॉर्म में चेंज किया जाता है, हाइड्रोजन के 1 मोल को, तो उस वक्त जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वो है 218 किलो जूल पर मोल। तो ये भी आपने याद रखना है, ये इसकी दूसरी टाइप है। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट एंड MCQs। तो ये भी बात आपने याद रखनी है। इसको हम 2 तरह से डिफ़ाइन करेंगे, दोनों तरह से देखते हैं जी। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे क्या कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जब 1 मोल हाइड्रोजन का H पॉजिटिव आयन जो एसिड से आता है और 1 मोल जो है OH नेगेटिव आयन जो बेस से आता है, मिलके 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल बनेगा, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, तो उस वक्त साल्ट प्लस वाटर बनता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में हमेशा आपने देखा हुआ है कि एसिड जो है H पॉजिटिव आयन देता है और बेस जो है OH नेगेटिव आयन देते हैं। H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन जो है दोनों मिलकर जो है वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल जो H पॉजिटिव आयन का विच इज़ गिवन बाय द एसिड एंड 1 मोल जो है OH नेगेटिव आयन का जो बेस ने दिया है, जब आपस में मिलते हैं तो 1 मोल जब वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और उसकी वैल्यू होगी -57.5 किलो जूल पर मोल। ये आपने याद रखना है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलकर 1 वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम उसकी वैल्यू होगी -57.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ये है कि H पॉजिटिव आयन जब एसिड का OH नेगेटिव आयन बेस के साथ मिलके 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नाम देंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। और इसको समझने के लिए ये है, देखो HCl है, जब वाटर में आयोनाइज होगा H पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन, NaOH जब आयोनाइज होगा सोडियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन जब आपस में मिलेंगे वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा, उस वक्त ये इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इसके नतीजे में जो एनर्जी है इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। एक और भी इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि जब 1 मोल एसिड 1 मोल बेस के साथ रिएक्ट करे
और उसके नतीजे में 1 मोल वाटर मालिक्यूल बने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो भी इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम, इसकी जो फोर्थ टाइप है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन। जी, स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन ये है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जब 1 मोल किसी भी चीज़ का कंप्लीटली बर्न हो, उसके नतीजे में जब जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम नाम देंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन का। और इसमें हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही आएगा, क्योंकि बर्न करने से एनर्जी रिलीज़ होती है किसी चीज़ को। तो स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन ये है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी कंपाउंड जब कंप्लीटली बर्न होगा 1 मोल, ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम नाम देंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन। और यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि इथाइल अल्कोहल का 1 मोल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल बनेंगे और इसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होगी स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन वो होगी -1368 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसके बाद इसकी जो लास्ट वाली टाइप है वो है इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये है, ये भी एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी, क्योंकि सॉल्यूशन जब बनता है एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो सकती है और एनर्जी रिलीज़ भी हो सकती है। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का सॉल्वेंट में इस तरह से जो है डिज़ोल्व कर लिया जाए कि फर्दर डिल्यूशन जो है उससे नो डिटेक्टेबल हीट हो, जो हीट निकले उसको डिटेक्ट ना किया जा सके, तो उस वक्त जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी या रिलीज़ होगी उसको हम नाम देंगे इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन का। और इसकी 2 एग्जांपल उसने दी हुई हैं इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन की, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी। तो पहली जो इसकी एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड का, जब वाटर के अंदर अमोनियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करवाया जाता है तो उस वक्त ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में 16.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जब सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाया जाता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसके नतीजे में -25.0 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है ये रिलीज़ होगी। मतलब अमोनियम क्लोराइड का वाटर में हल होना ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और सोडियम कार्बोनेट का वाटर के अंदर जो है डिज़ोल्व होना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथाल्पीज़। आपने इनकी डेफिनेशंस और एक एक एग्जांपल अच्छे से याद कर लेनी है।